टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होती है वो, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है आईसीयू नर्स या क्रिटिकल केयर नर्स के बारे में। तो बेसिकली अगर हम आईसीयू नर्स की बात करते हैं तो आईसीयू नर्स हमारी वो नर्स होती है जो कि आईसीयूज में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो है पेशेंट्स की केयर करती है। अब अगर बात करें कि इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर नर्स जो होती है वो एक ही कैटेगरी में आती है, और वो जो लोग जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनका केयर करने में जो है हेल्प करती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं आईसीयू या क्रिटिकल केयर नर्स। ठीक है, तो अगर बात करें कि कितने टाइप्स के हमारे आईसीयूज होते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें एक हमारा जनरल आईसीयू होता है जिसमें क्रिटिकल इल जो पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेडिकल आईसीयू होता है जिसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि जो हमारे लिवर सिरोसिस या नॉर्मल किसी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट होते हैं वो होते हैं, उनमें उनका केयर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें सर्जिकल आईसीयू, तो हमारा सर्जिकल आईसीयू में जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई होती है वो रिकवरी कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि पीडियाट्रिक आईसीयू, तो पीडियाट्रिक आईसीयू में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि उनकी केयर करी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीसीयू। तो सीसीयू में जितने पेशेंट होते हैं वो सब हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हार्ट डिजीज से रिलेटेड जितने भी पेशेंट जो होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं? सीसीयू में होते हैं। तो उनकी केयर वहां पे जो आईसीयू या क्रिटिकल केयर नर्स होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि आईसीयू नर्स के लिए क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे कि जो आईसीयू नर्स है उनको ऐसा क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो जो है पूरा तरीके से उनके लिए परफेक्ट हो सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल्स कि आईसीयू नर्स जो है उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या स्किल्स जो है उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या स्पेशलाइजेशन उनके पास होनी चाहिए जिससे हम उन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये है क्रिटिकल केयर आईसीयू की नर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि फीस, यानी कि अगर आपको क्रिटिकल केयर नर्स का कोर्स करना है तो आपको क्या फीस लगता है और क्या बोलते हैं क्रिटिकल केयर नर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपीरियंस क्या चाहिए कि क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है आईसीयू नर्स बनने के लिए या नहीं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे किसकी तरफ? सैलरी की तरफ कि इंडिया में आईसीयू नर्स या क्रिटिकल केयर नर्स की सैलरी कितना होती है। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होगा कि 10+2। अब 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। अब दो चीजें यहाँ पे आ जाती है, एक हमारा आ जाता है जीएनएम और एक हमारा आ जाता है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जो जीएनएम है उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये किसी भी स्ट्रीम से हो तो भी ये क्या कर सकते हैं, नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एक अगर होगा कि कोई भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, और एक हमारा होगा कि साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर जीएनएम करना है तो जीएनएम वाले ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जीएनएम करेगा वो साइंस से ही पढ़ा हो, वो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ के जीएनएम कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जीएनएम होना चाहिए।
फिर अगर बात करें कि जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर बात करें एमएससी नर्सिंग भी आप हो सकते हैं उसके बाद। बाकी अगर बात करें कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग कोर्स, ये हमारा एमएससी के अंडर भी इंक्लूड होता है, एमएससी नर्सिंग, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के अंडर कुछ कॉलेजेस जो हैं वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग का कोर्स कराते हैं, किसमें, एमएससी नर्सिंग के थ्रू, जैसे कि एम्स हमारा इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो क्रिटिकल केयर नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि पेशेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, तो इसमें जो पेशेंट असेसमेंट और मॉनिटरिंग की बात करते हैं, तो जो आईसीयू की नर्स है वो असेस करेगी पेशेंट को, किस तरीके से उसके वाइटल्स, उसकी केयर, यानी कि अगर उसका ड्रेसिंग होना है तो ड्रेसिंग करेगी, वुंड हीलिंग करेगी, वुंड को क्लीन करेगी, बाकी चीजें उसकी जो तबीयत में सुधार आ रहा है या कोई ऑल्टरनेशन उसको दिखाई दे रहा है तो उस चीज को वो असेस करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती है वो हमारा आएगा किसमें, पेशेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग के अंडर, ठीक है। टाइम टाइम पे उसको क्या करना है, वाइटल चेक करने हैं, इनटेक आउटपुट चेक करना है, प्रॉपर डाइट कब देनी है, कब दिया है, कितना दिया है, वो सारा मॉनिटर जो है एक आईसीयू नर्स करती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो टाइम किसी भी मेडिसिन का है वो स्किप नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपरली जो मेडिकेशन है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर जो है वो आईसीयू नर्स करती हैं, ठीक है। प्लस अलग अलग जो दवाइयां हैं अलग रूट से देनी है, कितना देना है, क्या डोज है, वो सारी चीजें जो है वो हमारा किस में आती है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर के अंडर। नेक्स्ट अगर बात करें कि इक्विपमेंट मैनेजमेंट, अगर इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो जो आईसीयू नर्स है उन्हें एक एक जो इक्विपमेंट होता है हॉस्पिटल में वो सब कुछ क्या करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होगी तो हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रह सके, ठीक है। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे इन्फ्यूजन पंप्स जो हैं वो मैनेजमेंट करती है आईसीयू नर्स, वेंटिलेटर जो है वो करती है, डिफिब्रिलेटर का यूज करती है। ये सारे जो इक्विपमेंट है इंपॉर्टेंट, वो सारे जो है किसके थ्रू मॉनिटर होते हैं या मैनेज होते हैं, आईसीयू नर्स के, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या है कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तुरंत आ जाता है तो वो जो आईसीयू नर्स है वो तुरंत क्या करती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी इमरजेंसी आने पर तुरंत जो है आईसीयू नर्स का रिस्पॉन्स निकलता है। ये सारी चीजें जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आईसीयू नर्स की, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि पेशेंट एजुकेशन, तो पेशेंट जो हमारा एडमिट है आईसीयू में उसकी पूरा राइट बनता है कि उसको उसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए किससे, नर्स और पेशेंट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कि अगर उसकी कोई क्या है इन्वेस्टिगेशन गई है तो वो जो है अगर उसकी रिपोर्ट्स किस तरीके की आई है वो सारी पेशेंट को एजुकेट करे, या अगर कोई प्रोसीजर होना है, काउंसलिंग होनी है किसी भी तरीके की, तो ये आईसीयू नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन दे, पेशेंट को एजुकेट करे, किसके बारे में, उसकी सारी डिजीज कंडीशन के बारे में, उसके सारे होने वाले प्रोसीजर्स के बारे में, या जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि केयर प्लान, अब क्या है, सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पेशेंट के को केयर देने का होता है, क्योंकि ठीक है हमारी जो आईसीयू नर्स है उनका मेन रोल होता है कि जो पेशेंट है उनको प्रॉपर केयर दे। तो प्रॉपर केयर देने से पहले वो पूरा प्लान करेगी कि किस चीज की पेशेंट को रिक्वायरमेंट लग रही है, ठीक है। पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करना, पेशेंट की डाइट सही से प्रोवाइड करना, ठीक है,
और टाइम पे मेडिकेशन देना, ये सारी चीज हमारी केयर प्लानिंग के अंडर आती है। जिस भी डिजीज का पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या जो केयर है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जो डिजीज है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आता है केयर प्लानिंग के अंदर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो किसकी होती है? आईसीयू या क्रिटिकल केयर नर्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे कि स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स जो है वो होनी चाहिए किसकी? क्रिटिकल केयर नर्स की। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस तरीके से हम कोई भी चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो आईसीयू जो नर्स होती है उनके पास ये जरूर टैलेंट होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को इजीली मैनेज कर सके, क्रिटिकल थिंक कर सके, यानी कि थोड़ा सा अपना जो स्टडी की है उन्होंने उस चीज को यूज करे कि अगर हमें कोई सिम्टम दिख रहा है किसी पेशेंट में तो हम उस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये सारा हमारा आएगा क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि कम्युनिकेशन, तो जो आईसीयू नर्स है उनका कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए, किसके साथ? पेशेंट के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेशेंट और फैमिली के साथ ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो गुड हो, बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लैब वाले लोग होते हैं, ठीक है, उन सबके साथ आपका कम्युनिकेशन जो है वो मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो पेशेंट है उसकी केयर पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि जो नर्स है उनके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो पेशेंट को, अगर उसको लग रहा है कि पेशेंट हमसे बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होता है पेशेंट को आईपीआर मेंटेन करके। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट। ठीक है, लिमिट्स में रह के हमें ये जो है करना होता है कि पेशेंट को हम इतना फ्रेंडली कर सकते हैं या कंफर्टेबल कर सकते हैं कि वो अगर उसके दिमाग में कुछ है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ एंजाइटी है, तो वो इजीली जो है वो नर्स के साथ शेयर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि टेक्निकल प्रोफेंसी, तो अगर बात करें कि जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उन सब के साथ हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट करके चलना है और कोई भी लाइक ऐसे लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखानी है या किसी से ऐसे लड़ना वड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या होगा? टेक्निकल प्रोफेंसी के अंदर। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो आईसीयू में पेशेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, अब उनकी केयर बहुत सारी चीज़ों में हमें करनी पड़ती है, मेडिकेशन करना पड़ता है, उनकी वुंड अगर उनका प्रेजेंट है ड्रेसिंग करना होता है, उनका अलग फीडिंग टाइम होता है वो करना होता है, इनटेक आउटपुट वाइटल्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक पेशेंट का नहीं, 2-3 पेशेंट हो सकता है, एक जो नर्स है उसको क्या करने पड़ रहे हैं? डील करने लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि जो नर्स है उसके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। क्यों? क्योंकि वो एक ही पेशेंट पे ना लगी रहे। ठीक है, बाकी जो पेशेंट है उनको भी उतना ही टाइम मिले केयर का कि जितना उसको पहले वाले पेशेंट को लगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि अडेप्टेबिलिटी, तो अडेप्टेबिलिटी क्या होता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करना। ठीक है, ना कि अपना जो उसके बाकी टीम मेंबर्स हैं वो अलग तरीके से जा रहे हैं और कोई और जो है वो अलग तरीके से जाना चाह रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो भी जो आईसीयू नर्स है उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत वर्कलोड है या आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो जो नर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए? ये स्किल होना चाहिए कि वो जो है सारी चीजें मिक्स ना करे, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो इससे सफर कर सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जो है वो स्किल है जो आईसीयू नर्स के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्लिनिकल जजमेंट, तो क्लिनिकल जजमेंट हमारा होता है कि अगर कोई भी चीजें लाइक रिपोर्ट्स हैं,
कोई चीज कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उससे रिलेटेड कोई चीज है तो वो प्रॉपर हर चीज जो है टाइमिंगली होनी चाहिए। लाइक रिपोर्ट्स, अगर कोई हमारा इन्वेस्टिगेशन हमने भेजा है पेशेंट का तो वो रिपोर्ट जो है टाइमली अटैच होनी चाहिए फाइल से। अगर कोई एक्सरे गया है तो उसका जो एक्सरे का हमारा फिल्म है वो क्या होना चाहिए, टाइमली रिपोर्ट उसका आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आईसीयू नर्स के अंदर स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम कि हमारा कॉलेजेस एंड उसके फीस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं या क्या इंडिया में उसकी फीस रहती है, तो रेंज अगर बात करें तो 1000 टू 4 लाख जो है इंडिया में क्रिटिकल केयर नर्स का कोर्स करने के लिए आपको लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि कुछ कॉलेजेस है लाइक इग्नू जो है हमारा कॉलेज, वो क्या प्रोवाइड कराता है, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जिसकी फीस रहती है 6000। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है एसजीटी यूनिवर्सिटी जो मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग कराता है, जिसमें 2 लाख पर ईयर जो है वो फीस रहती है। नेक्स्ट अगर हम एम्स दिल्ली की बात करें तो वो एमएससी नर्सिंग इन नर्सिंग हैज टोटल ट्यूशन फीस ऑफ कितना 1400। ठीक है, प्लस वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ रुपीस कितना 25। ठीक है, तो ये 3 कॉलेजेस हैं जो क्या कराते हैं हमारा ये क्रिटिकल केयर नर्स का कोर्स कराते हैं, जिनकी अलग अलग जो है फीस रहती है। ठीक है, तो जो हमारा एम्स दिल्ली है वो क्रिटिकल केयर नर्स का कोर्स जो है आपको क्या कराता है, प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही कम फीस में आपको कराता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है और प्रॉपर जो है काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है, तभी आप जो है उससे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सैलरी क्या हमारी जो आईसीयू या क्रिटिकल केयर नर्स है उसमें होती है, तो अगर बात करें एवरेज हो सकती है कि 18,000 टू 26,914 पर मंथ, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी जो सैलरी है वो क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या होने वाले हैं, एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल टाइप कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चैरिटेबल है। ठीक है, उससे भी आपकी जो क्या है सैलरी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज लोकेशन, कि अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो अच्छी लोकेशन पे है, लाइक बहुत बड़ी सिटी में है, तो उससे भी आपकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेंज फ्रॉम 16,000 टू 25,000 पर मंथ, while others suggest us monthly salary of 19,716। ये हमारी एवरेज सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सैलरी की, तो हमारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टोटली। ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में कम हो सकती है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो आईसीयू नर्स है या क्रिटिकल केयर नर्स है उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इंडिया में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें क्रिटिकल केयर कोर्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, किस फीस पे कराते हैं। ठीक है, और क्या सैलरी जो है एक एम्प्लॉय की होती है एज अ आईसीयू या क्रिटिकल केयर नर्स। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से भी। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।